गाइस इस वीडियो में मैं ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज करूंगा। मेरे कुछ दोस्त थे जो ऐसी कंपनियों में काम करते थे, उन्होंने मुझसे बात की और अंदर क्या चलता है, इनका रेवेन्यू प्रोसेस क्या होता है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। और ऐसी स्टोरीज जो आज तक कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कभी पब्लिश नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी बातें शुगर कोट आपको करके बताई होंगी कि अल्कोहल से भी तो एडिक्शन होता है, तो ये क्यों नहीं बंद होती। स्टॉक मार्केट में तो लोग पैसा हटाते हैं, ये क्यों नहीं बंद होती। अगर इसको बैन कर देंगे बेटिंग को तो ब्लैक मार्केट आ जाएगी, तो बैन का क्या फायदा। इन सारी बातों का एक मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये एक ऐसा बिल है जिसने रातों रात एक ही झटके में पूरी ऑनलाइन फैंटेसी एप्स रियल गेमिंग मनी फिनिश कर दिया। चाहे वो क्रिकेट हो, टीम बनाना हो, पोकर हो, रमी हो, तीन पत्ती हो, ऑनलाइन लूडो, ऐसे सारे गेम्स जिसमें आप रियल मनी या पैसा लगा के खेलते थे, सब पे ब्लैंकेट बैन। सिर्फ कर्नाटका में ही पिछले 31 महीनों में 32 सुसाइड। राजस्थान में कपल ने मिल के सुसाइड कर लिया। हैदराबाद के एक यंग प्रोफेशनल ने खुद की जान ले ली, सेल्फ हार्म किया। ऐसी हजारों कहानी आपको आए दिन न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी और बहुत सारी तो न्यूज़पेपर में पब्लिश ही नहीं होती। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जिनकी उम्र है स्कूल जाने के लिए, घर से पैसा मांगते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपनी फीस भरने के लिए, लेकिन उसको लगा देते हैं ऑनलाइन बेटिंग में। मेरे पास खुद की रोज की हजारों मेल्स आती है कि प्लीज हेल्प कर दीजिए, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो पैसा था वो कहीं जल गया, कहीं गायब हो गया, उसके बाद वो लोग और लोन लेते हैं एंड देन दे आर इनटू बैड शेप। देखिए बेटिंग का एडिक्शन सिगरेट और अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। हमारा पूरा एक जनरेशन डोपामीन के नजेस, मिडनाइट नोटिफिकेशंस और ज्वाइनिंग बोनस के चलते डूब गया है। और इन सब में जिम्मेदारी किसकी है, उन सेलिब्रिटीज की या उन इन्फ्लुएंसर्स की। आईपीएल में प्राइम टाइम पे हर एक एड में एक सेलिब्रिटी आता है और कहता है कि इस बार विनिंग प्राइस 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ है, इस बार 3 करोड़ नहीं 4 करोड़ है, 5 करोड़ है। इन्फ्लुएंसर्स अपने इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं कि तुम्हारा भाई आज जो ये लेविश लाइफ जी रहा है, ये बस इस ऐप की वजह से, क्योंकि मैं अपना पैसा इस ऐप में लगाता हूँ और जीत जा रहा हूँ, तो देखो मेरे पास इतना बढ़िया घर, इतनी बढ़िया गाड़ी है। सच्चाई सबको पता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि इन ऐप से सिर्फ एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐप्स मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और इलीगल फंडिंग का भी एक स्रोत बन चुके हैं। जब सरकार गैम्बलिंग को इतना बड़ा एडिक्शन और प्रॉब्लम मानती है, तो वहीं सिगरेट और अल्कोहल जैसी चीजें जो एडिक्शन ही है, उस पर बैन क्यों नहीं लगाती। कोरोना में हमने देख लिया था, कुछ खुले ना खुले, सबसे पहले जो चीज खुली थी वो थे ठेके, क्योंकि सरकार को अल्कोहल से इतना ज्यादा टैक्स आता है कि वो उसको गिव अप ही नहीं कर सकती। महाभारत की कथा हमने सुनी होगी, वहां शकुनी मामा ने पासे का एक जाल बिछाया था, जिसकी वजह से पूरा महाभारत का युद्ध रचा गया। तो क्लियर है कि गैम्बलिंग ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। देखिए सनातन धर्म में भी 5 महापापों का वर्णन है, जिसमें से द्वैत कीड़ा, परस्त्रीगमन, शराब पीना, हत्या करना और चोरी करना। तो पहले नंबर पे द्वैत कीड़ा को ही रखा गया है। महाभारत की ही कथा में जब राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने जाते हैं, तो उन्हें कलयुग मिलता है। तो कलयुग को 5 जगह देते हैं रहने के लिए, जिसमें से पहली जगह होती है जहाँ द्वैत हो रहा हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मद्यपान होता हो, जहाँ परस्त्री संग हो और जहाँ हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं, सो तुम वहीं रहो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर एक बड़ा ब्लैक मार्केट सामने आएगा जो उसको और ज्यादा बड़ा बना देगा। कोई बंदा एक दिन में सबसे बड़ा अमाउंट कितना हारा होगा, अगर आपको पता है डेटा तो। गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फ्रेंड अंकुश को कन्विंस किया है इस टॉपिक के बारे में कुछ खुलासे करने के लिए। अंकुश प्रीवियसली ऐसे ही किसी बेटिंग ऐप में एक सीनियर पोजीशन में काम कर चुके हैं। मतलब जो हम न्यूज़ में सुनते हैं उतना ही होता है, उससे कहीं ज्यादा डीप रॉटन है ये इंडस्ट्री। जो अभी सरफेस पे नंबर्स हैं न्यूज़ में जो सर्कुलेट होते हैं नंबर्स, तो ये तो बहुत ही कम नंबर्स हैं। मतलब आप आई थिंक हफ्ते में या महीने में 1 से 2 न्यूज़ सुन लेते होंगे न्यूज़ में। बट जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके सामने डेली केसेस आते हैं। मैं सुसाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन में हूँ, या फिर मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी फैमिली स्पॉइल हो चुकी है, मेरा घर बिक चुका है। तो डेली बेसिस पे ऐसे मल्टीपल केसेस होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, और टीम उनसे, मतलब जो भी इंटरनल टीम होती है उनसे हेल्प करती है उनकी, मतलब उनकी काउंसलिंग कराती है, और मतलब किसी भी तरीके से कि उनका अकाउंट बंद कर दे, वो खेले ना। मतलब काउंसलिंग तो ठीक है, पैसे वापस करते हो कि भैया मैंने 5 लाख का लोन लिया था, मैं हार गया, मैं मतलब किसान का बेटा हूँ, कैसे तैसे लिया था, अब तो खाने के पैसे नहीं है, मैं हार गया, वापस करोगे। कि कहता है कि मैं हार गया हूँ, तो उस केस में एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इनका एक्ट है। उस एक्ट के अंदर क्या होता है, उस बंदे का अकाउंट को पहले सबसे पहले बंद किया जाता है और फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है, बट उसको कोई रिफंड नहीं किया जाता अगर वो मांगता भी है तो।
तो क्या काउंसलिंग का क्या करेगा बेचारा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मतलब अपनी तरफ से ये दिखाया जाता है कि ये हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई हेल्प नहीं है। तो गुजरात में ना ऑनलाइन गेम्स जो है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है वहाँ पे बैन है। एक केस आया था, ये आई थिंक 2021 की बात है। एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, मतलब वो 2 करोड़ रुपए हार गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो और वो अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात का निकला, पता नहीं था किसी को भी कि मतलब गुजरात से कैसे खेल रहा है। उसके बाद उसके ब्रदर ने रीच आउट करा कि भाई ऐसा ऐसा है, आप बैन है और आप कैसे अलाउ कर रहे हो खेलने के लिए। मैनेजमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लीगली फंस चुके हैं अगर बैन है तो अल्टीमेटली एक सेटलमेंट हुआ ब्रदर के साथ, उसको आई थिंक 1 करोड़ से ऊपर देके किसी तरह उस मैटर को क्लोज किया गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो होते हैं इंटरनली, कुछ सर्कुलेट हो जाते हैं न्यूज में, कुछ दबा दिए जाते हैं। कोई बंदा एक दिन में सबसे बड़ा अमाउंट कितना हारा होगा अगर आपको पता है डेटा तो? लोग एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए भी आ रहे हैं। अंकुश ने ये भी बताया कि जब एक टेबल पे लोग गेम खेलने बैठते हैं उसमें से 95 लोग रियल मनी लेके बैठे हैं। 5 लोग कंपनी के भी होते हैं जो रियल मनी लेके नहीं बैठते, जो कॉइन्स या टोकन्स लेके बैठते हैं। अब कंपनी के लिए कॉइन्स देना क्या बात है, इट इज़ जस्ट कीबोर्ड उनके अकाउंट में आ गए। तो अगर आप 5 लाख रियल कैश लेके बैठे हैं, सामने वाला बंदा 5 लाख टोकन लेके बैठा है, तो उसके लिए ब्लफ करना आसान हो जाता है, उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो हाउ दीज कंपनीज ट्रिक यू। कह रहे हो कि कंपनी अपने भी बंदे बिठाती है टोकन हाँ मनी जी, लेके। यस यस ट्रू। तो वो एक टेबल पे जहाँ पे रियल लोग रियल पैसा लेके बैठे हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हैं कंपनी के जो बोनस या कॉइन्स लेके बैठे हैं। हाँ जी, फिर क्या होता है? उन तो बेसिकली जो बोनस लेके बैठा है उसके मन में कोई डर नहीं है, उसके पास ये एज है कि भाई बड़ी टेबल पे बड़ा बोनस लेके बैठा हूँ तो ब्लफ कर सकता हूँ, सामने वाले को ट्रैप कर सकता हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक जो कहती है हाउ गैम्बलिंग अफेक्ट्स द ब्रेन एंड हु इज द मोस्ट वल्नरेबल टू द एडिक्शन, इसमें साइकोलॉजिस्ट शेन क्रॉस जो कि पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा से, वो कहते हैं सबसे ज्यादा रिस्क पे वो लोग हैं पीपल विद लो इनकम हु हैव मोर टू गेन विद अ बिग विन, जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा जीत जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें घिरे होते हैं यंग बॉयज और मैन। वो ये भी कहते हैं गैम्बलिंग पहले कंसिडर होती थी कि इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर 2013 तक, लेकिन उसके बाद उसको DSM-5 क्लासिफाई कर दिया, एक एडिक्टिव डिसऑर्डर। ये कह रहे हैं जैसे अल्कोहल और ड्रग्स का एडिक्शन होता है वैसे गैम्बलिंग का भी एडिक्शन होता है कि आपको बस और चाहिए अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। Another study was done problematic online gambling among adolescents कि बच्चों में इसका क्या विकार पड़ता है। कह रहे जब से ऑनलाइन गैम्बलिंग आई है इसका प्रभाव अब दोगुना हो गया है। कह रहे हैं ऐसे गेम्स भी आ गए जिनको सिमुलेटेड गैम्बलिंग बोल सकते हैं आप, मतलब जहां पे आपको पैसे नहीं लगाने बट पैसे की जगह एक कॉइन लगाना है, टोकन लगाना है। ऐसे गेम्स बच्चे खेलते हैं और फ्यूचर में वो गैम्बलिंग, रियल गैम्बलिंग में उतर आते हैं। देखिए एक और स्टडी हुई थी जो एक्सपोज करती है डार्क पैटर्न्स को जो ये बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स अप्लाई करते हैं। जब कोई भी गेम चल रहा होता है तो कमेंटेटर्स लाइव टीवी पे विन या लॉस के ऑड्स बताते हैं ताकि एक हिंट होती है लोगों को कि वो किस पे पैसा लगाएं। लिया नोवर जो लीड करती है सेंटर फॉर गेमिंग स्टडीज एट रटगर्स यूनिवर्सिटी, कहती है किसी भी जुआरी की 3 स्टेजेस होती है। कहती है पहली स्टेज जब वो जीतना स्टार्ट करता है तब उसको लगता है मैं और खेलूं। उसके बाद जब वो हारना स्टार्ट करता है फिर अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वो और पैसा डालता है। और फिर जब वो सब कुछ हार जाता है फिर अपने आप को सेल्फ हार्म करता है, उसकी फैमिली को सेल्फ हार्म होता है एंड देन ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ। ये स्टडी जो यूके में हुई थी ये आइडेंटिफाई करती है कुछ ऐसे डार्क पैटर्न्स जिसमें कि है कि जो ऑनलाइन एप्स होती हैं इनका जो एज वेरिफिकेशन होता है ये लैक करता है इफेक्टिवनेस को। Prompts to place another bet appear immediately after the previous one. The absence of a feature that displays how much a loser is losing ये नहीं दिखाया जाता। जो मेलोनी ऑफ द अमेरिकन गेमिंग एसोसिएशन ये कहते हैं ये एप्स और ये कंपनीज ऐसी ट्रिक्स इसलिए अपनाती हैं क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव स्पेस में है। टिपिकल एक मूवी देखी होगी आपने, सब गंदा है पर धंधा है। फाइनली द लास्ट स्टडी जो स्टडी करती है गैम्बलिंग को, यूथ को और इंटरनेट को, ये कह रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग और इंटरनेट के आने के बाद जो एक्सपेंशन हुआ है गैम्बलिंग इंडस्ट्री का वो बहुत रैपिड हुआ है। मोर गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट टुडे देन एवर। सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं बच्चे जो 12 से 17 साल की एज के हैं। फिर जो ऑफलाइन गैम्बलिंग है वो फिर भी मोस्टली रेगुलेटेड होती है, प्रोहिबिटेड होती है अंडर एज चिल्ड्रन के लिए। पर जब से ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टार्ट हुई है इंटरनेट प्रोवाइड्स एन एक्सेसिबल एंड लार्जली एनोनिमस रूट फॉर किड्स टू एंटर इनटू गैम्बलिंग। तो एक बड़ा सोसाइटी का वर्ग है जो ये कह रहा है कि जब सरकार ने अल्कोहल और सिगरेट्स को बैन नहीं किया जो कि एडिक्टिव है तो गैम्बलिंग को क्यों बैन कर दिया। एग्जांपल मेरा एक छोटा भाई है जो अल्कोहल और सिगरेट के नशे करता है और वो अपने पूरे हफ्ते की कमाई सैटरडे संडे को जाके बार में दारू पे उड़ा देता है। अब मुझे दिख रहा है कि भैया अब इसके पास एक और गलत आदत लग गई है, अब ये साथ साथ गैम्बलिंग भी कर रहा है। उस जुए के पैसे जुगाड़ने के लिए इसने उधारी का काम शुरू कर दिया है। द गवर्नमेंट इज सपोज टू बी द गार्जियन ऑफ द स्टेट। तो ये कहां तक लॉजिकल है? क्योंकि हम किसी का अल्कोहल और सिगरेट एडिक्शन नहीं छुड़वा पा रहे
इसलिए हम उसका गैम्बलिंग एडिक्शन भी नहीं छुड़वाएंगे। दूसरी बात, अल्कोहल और सिगरेट्स एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू है जो कि आपको कैंसर, लंग कैंसर, लिवर की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में घुसा देंगे बट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन वही गैम्बलिंग एक ऐसा एडिक्शन है, अगर आपको लत लग गई तो आप रात भर में कंगाल हो जाएंगे। नंबर 3, सिगरेट्स एंड अल्कोहल आर एन एडिक्शन बट दे डू नॉट ट्रिक यू इनटू बिलीविंग कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। नंबर 4, सिगरेट्स और अल्कोहल 24/7 आपके पास अवेलेबल नहीं होते। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो आप कभी कभी घर वालों से छुप के एक काम करते हैं। आप नीचे जाएंगे बिल्डिंग से, पनवाड़ी तक जाएंगे, एक खरीदेंगे, फिर पिएंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा स्मेल आ रही है, एटलीस्ट देयर इज सम फ्रिक्शन। गैम्बलिंग में ऑनलाइन आप अपने रूम में बैठे, क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। 24/7 अवेलेबल है आपको ये। नंबर 5 और सबसे बड़ा डिफरेंस, अल्कोहल और सिगरेट कंपनीज आपका डेटा कंट्रोल नहीं कर रही। उनको ये नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपका पैटर्न क्या है। लेकिन ये डेंजरस गैम्बलिंग कंपनीज, इनके पास आपका सारा डेटा है। अल्कोहल कंपनीज के पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई डार्क पैटर्न्स नहीं है टू ट्रिक यू इनटू कंज्यूमिंग मोर अल्कोहल, बट दीज गैम्बलिंग एप्स दे यूज एल्गोरिथम, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, पुश नोटिफिकेशंस टू कीप यू प्लेइंग मोर एंड मोर एंड मोर। लिया नोवर जो लीड करती हैं सेंटर फॉर गैम्बलिंग स्टडीज एट रुगर्स यूनिवर्सिटी, गैम्बलिंग का जो एडिक्शन है वो कंपेरेबल है ओपियोइड से और अल्कोहल से, और गैम्बलिंग का एडिक्शन कंसीडर किया जाता है एक मेंटल हेल्थ disorder. A lapsed customer who receives push notifications, emails or text with an enticement of limited time और 10 free bets, उसके लिए गैम्बलिंग के एडिक्शन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दिस प्रेडेटरी डिजाइन जो यंगस्टर्स की मानसिकता पे, उनकी साइकी पे अटैक करता है, दिस इज मोर डेंजरस देन अल्कोहल एंड सिगरेट्स। कुछ लोगों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में भी लोग अपना पैसा हारते हैं, तो जैसे स्टॉक मार्केट को बंद नहीं कर सकते, वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग को बंद नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस है इंटेंट का। स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं, द इंटेंट इज टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस, जिससे कि लोगों की भी वेल्थ क्रिएशन होगी, इकोनॉमीज ड्राइव होगी, कंट्री की इकोनॉमी ड्राइव होगी। लेकिन इन गैम्बलिंग एप्स का बेसिक इंटेंट क्या है? जुआ खिलाना, गैम्बल कराना। स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लूज करते हैं वो अपने पुअर डिसीजन से लूज करते हैं या फिर ज्यादा लालच में आके लूज करते हैं, नॉट बाय द डिजाइन ऑफ द मार्केट। गैम्बलिंग एप्स का कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक आउटपुट नहीं है। गैम्बलिंग एप्स का पूरा डिजाइन सिर्फ एक मोटो पे है, द हाउस ऑलवेज विंस। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको 12 से 18% तक का रिटर्न है तो स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है एक इन्वेस्टर के लिए। लेकिन ऐसा रिस्क फ्री ऑप्शन किसी भी गैम्बलिंग या बेटिंग ऐप में आपको नहीं दिया जाता। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आप ब्लैंकेट बैन लगाते हैं तो ब्लैक मार्केट को पनपने का एक मौका देते हैं। जैसे अल्कोहल पर अगर आप बैन लगाएंगे तो बैन नहीं होगी, उसका एक ब्लैक मार्केट खुल जाएगा। देखिए ये लॉजिक भी एक बहुत ही फ्लॉड लॉजिक है। देखिए चोरी करना हमारे देश में, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं। हमारे देश में एंटी रेप लॉज लगे, तो क्या रेप रुक गए हमारे देश में? क्या चोरी होना रुक गई हमारे देश में? नहीं रुकी। क्या इसका मतलब ये है कि हम रेप लॉज हटा दें, क्या हम चोरी के लॉज हटा दें? नहीं, दिस डजंट वर्क लाइक दिस। इंडिया में या पूरी दुनिया में मेरे को आप एक लॉ बताइए जिसका इन्फोर्समेंट 100% हो गया हो। हमारे देश में ड्रग्स भी बैन है, तो क्या ड्रग्स ब्लैक मार्केट में नहीं बिकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम ड्रग्स को लीगलाइज कर दें? 99% लोग जो आज ड्रग्स नहीं ले पा रहे क्योंकि मुश्किल है, बिकॉज लॉज है, उनको डर है पुलिस का, इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, क्या हम लॉ हटा दें तो भैया सब लोग भी ड्रग्स करने लगेंगे? दिस लॉजिक इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, जो एक लॉजिक दे रहे हैं लोग। और देखिए अल्कोहल का, ड्रग्स का ब्लैक मार्केट होना आसान है क्योंकि एक फिजिकल कमोडिटी है, उसको इंटर स्टेट बॉर्डर्स में स्मगल कर सकते हैं, छुपा के ले जा सकते हैं। किसी को आपने 2-3 हज़ार रुपए यहाँ पे इधर उधर इलीगली दे दिए तो वो भी आपको अलाउ कर देगा। लेकिन ये एक ऑनलाइन लॉ है जो स्पेसिफिकली एप्स को टारगेट कर रहा है। ये लॉ सेंट्रलाइज्ड होगा, पेमेंट्स डिजिटल होती हैं, गवर्नमेंट इसको ट्रैक कर सकती है, गवर्नमेंट ऐप्स को जियो ब्लॉक कर सकती है। भले ही आप VPN यूज करें, लेकिन पेमेंट गेटवेज को तो गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। देखिए फिर भी जो हार्डकोर लोग हैं जो ब्लैक मार्केट में इसको खेलेंगे और करेंगे, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 98% यूजर जो यंग है, जिसको हम बचा सकते हैं, वो तो बच जाएगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ प्ले विल स्टॉप व्हेन देयर इज सो मच फ्रिक्शन। और एंड में मैं यही कहूंगा कि अ लीगल ग्रे जोन इज मच वर्स देन अ क्लियर रिस्ट्रिक्शन। बहुत लोग फैंटेसी गेमिंग को गैम्बलिंग मानते हैं और बहुत लोग उसको गैम्बलिंग नहीं मानते। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो बात हुई गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस पे। देखिए लॉ की भाषा में बेटिंग या गैम्बलिंग को वेजरिंग बोलते हैं, और लॉ ये कहता है कि अगर उस इवेंट में आपकी स्किल प्रीडोमिनेंट है तो वो गेम ऑफ स्किल होगा और उसको गैम्बलिंग नहीं बोल सकते। ये केस था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण, 1967 का केस था। रमी को सुप्रीम कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल बोल दिया था। उसके बाद आया KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। हॉर्स रेसिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल बोला
विच इज नॉट गैम्बलिंग। देखिए उसके बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स आया, ड्रीम 11, MPL जैसी ब्रांड्स आई। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने 2017 में इन फैंटेसी स्पोर्ट्स को भी गेम ऑफ स्किल बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में भी गेम ऑफ स्किल बताया। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 2020 में इसको गेम ऑफ स्किल बताया। लेकिन एक मेन बात, ये जितने भी डिसीजंस आए हैं ये कोविड के पहले आए हैं। अर्लियर इट वाज जस्ट फिजिकल स्मॉल क्लब्स, बट टुडे इट्स नेशन वाइड, 24/7 एक्सेस, crores of people playing together, जिसमें माइनर्स भी इन्वॉल्व है। KYC करना एक मजाक है, किसी का भी KYC, फ्रेंड्स का KYC आप आराम से कर सकते हैं। UPI लिंक करना, बेनामी UPI, फ्रेंड्स का UPI आराम से हो जाता है। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर एड्स ने इसको और आग दी है। देखिए लीगली जो फैंटेसी क्रिकेट होता है, जब यहाँ पे IPL चालू हो गया और आप IPL चालू होने के पहले अपनी टीम बना रहे हैं, उसको एक गेम ऑफ स्किल बोला गया। लोग बोलते हैं कि हमें आइडिया है उस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, उसके पास बैट्समैन कैसे है, इसके पास लेफ्ट आर्म है, तो मुझे पता है वो बैट्समैन इस लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलता। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि गेम ऑफ स्किल है, लेकिन सिर्फ 20 से 30% की गेम ऑफ स्किल है। प्रीडोमिनेंटली ये आज भी गेम ऑफ चांस है। आप टॉस कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अंपायर्स के डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्लेयर की इंजरीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। और भाई अगर ये गेम ऑफ स्किल ही होता तो मैं कहता हूँ जो BCCI के सिलेक्टर्स हैं उनको ये स्किल क्यों नहीं सिखाई गई। बहुत बार होता है, देखिए आप सेना कंट्रीज में टेस्ट मैच खेलने गई, बहुत प्लेयर्स का पूरा सीरीज ही खराब होता है, तो भाई BCCI के सिलेक्टर्स के पास ये स्किल क्यों नहीं है। देखिए लॉ ये भी कहता है कि गैम्बलिंग या वेजरिंग उसको कहते हैं जब किसी भी इवेंट का आउटकम अनसर्टेन हो। और आप तो ये मानते ही होंगे कि क्रिकेट मैच का आउटकम देखिए लगभग अनसर्टेन ही रहता है। हाँ, अगर इंडिया नेपाल के साथ खेल रही है या USA के साथ खेल रही है, वैसे इस बार तो USA के साथ भी हालत टाइट हो गई थी, तब आप कह सकते हैं चलिए ये अनसर्टेन नहीं है, 99% सर्टेन है। अगर इसमें स्किल इन्वॉल्व भी है, लेकिन मेजोरिटी अगर गेम ऑफ चांस है तो ओवरऑल इसको गेम ऑफ चांस ही बोलेंगे। देखिए इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गेम ऑफ स्किल बोला हुआ है, लेकिन देखते हैं बाकी देशों में। देखिए UAE में इसको एक गैम्बलिंग या गेम ऑफ चांस बोला गया है। देखिए यूनाइटेड किंगडम में फैंटेसी स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग के अंडर क्लासिफाई किया गया है। फ्रांस में भी इसको स्पोर्ट्स बेटिंग के अंदर कंसीडर किया गया है। स्पेन में भी इसको बेटिंग के अंदर क्लासिफाई किया गया। बेल्जियम, बल्गेरिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, इन सारे देशों में इंक्लूडिंग थाईलैंड एंड फिलीपींस रेगुलेट किया गया है फैंटेसी गेम्स को एज गैम्बलिंग। 2 लाख जॉब्स का नुकसान हुआ है, 20,000 करोड़ का GST कलेक्शन सरकार का चला गया, 25,000 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कम से कम 400 स्टार्टअप, ये सब बंद हो गए। उसको बंद होने से इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत लोगों की जॉब चली गई। देखिए ऐसी जॉब जो यंग इंडियंस के एडिक्शन पे फीड करके आपकी टेबल पे ब्रेड रख रही है, तो आपको भी सोचने की जरूरत है। तर्क है कि इससे देश का इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू ही जनरेट कर रही थी। देखिए फॉर एवरी रुपी सरकार अर्न्स इन GST फ्रॉम द बेटिंग एप्स, दे हैव टू स्पेंड मच मोर टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस इन द सोसाइटी। क्योंकि अब देश का युवा बेकार हो चुका है, उसको काम नहीं करना, उसको जॉब नहीं करनी, उसको बस जल्दी अमीर होना है सट्टा खेल के। सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी लॉस्ट प्रोडक्टिविटी पे, सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी हेल्थ पे, और सरकार ज्यादा स्पेंड करेगी लोगों का एडिक्शन छुड़वाने में। तो ये ओवरऑल एक लॉस का सौदा सरकार के लिए। इतनी सारी जाने जा रही है, इतनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो रही है, इतने सारे भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, अ बैलेंस शीट और लाइफ। क्या पहले जब ऑनलाइन बेटिंग नहीं होती थी तो देश प्रगति नहीं कर रहा था? क्या जो बेटिंग एप्स के फाउंडर्स हैं, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये चाहेंगे कि इनके बच्चे खुद इस बेटिंग के एडिक्शन में लगे? जितने भी स्किल्ड लोग हैं जो यहाँ काम करते थे, आई एम श्योर दे आर स्किल्ड इनफ टू फाइंड अ गुड एंड अ डिफरेंट बेटर जॉब। अगर ये बेटिंग ऐप जो आज कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, अगर ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते तो उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन पहले से क्यों नहीं किया? ये लॉस पे लिमिट लगा सकते थे, KYC को और स्ट्रिक्ट एनफोर्स करा सकते थे। IPL में क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोगों से ऐड करा के इन्होंने ये तो साफ कर दिया कि इनको समाज की बिल्कुल नहीं पड़ी। और आज समाज ऐसा है कि हम किसी भी चीज को एक लीगल कवर पहना देते हैं जस्ट टू मेक सम मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए समाज में कभी भी जो अमीर व्यक्ति होता है, अपर मिडिल क्लास का आदमी होता है, वो कभी आपको गैम्बल करते हुए नहीं देखेगा। हमेशा लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी आपको गैम्बल करते हुए देखेगा, क्योंकि उसको लगता है यही रास्ता है वहां अमीर तक पहुंचने का। लेकिन अमीरों को पता है कि गैम्बलिंग करके वहां तक नहीं पहुंचे, वो पहुंचे वहां मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अपनी घिस के। और जो अमीर लोग हैं वो ऐसी एप्स बनाते हैं और गरीबों को सपना दिखाते हैं कि भैया यहाँ पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैम्बलिंग। सोचिए जितना भी रेवेन्यू ये एप्स जनरेट कर रही है, ये उन गरीबों से जनरेट कर रही है। जो 20,000 करोड़ का नंबर है, ये गरीब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई वहां लगाई। सोचिए वो मेहनत की कमाई अगर कोई अपनी पढ़ाई पे लगाता, कोई स्किल डेवलपमेंट में लगाता, या किसी ऐसे एसेट में लगाता जो फ्यूचर में उसका इन्वेस्टमेंट होती, तो जो 20,000 करोड़ का नंबर है, ये फ्यूचर में जाके देश को और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देता। देखिए फैमिलीज रुइन हो गई, यूथ एडिक्ट हो गया है, हिडन डेटा है सोसाइटी का जो पब्लिश भी नहीं होता, बैंकरप्सीज हो गई है, पूरी एक जनरेशन हुक हो गई एडिक्शन से, शॉर्टकट से। हार्ड वर्क लोग नहीं कर रहे,
इन सब शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं। देखिए, गैम्बलिंग इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स अ ट्रैप वेयर द हाउस ऑलवेज विंस एंड द सोसाइटी ऑलवेज लूजेस।